एपिसोड की शुरुआत में हम टामिया द ब्लैक ड्रैगन की बैक स्टोरी को जानते हैं, जहां से हमें पता लगता है जब टामिया अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को ढूंढना बंद कर देता है, तब तात्सुमी नाम का एक अमीर इंसान इसके पास आता है और इसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। टामिया राजी हो जाता है और तात्सुमी बातों बातों में एक बार कह देता है कि भले ही तुम्हारा नाम ब्लेड ड्रैगन क्यों ना हो, लेकिन तुम कभी भी एक ड्रैगन को नहीं मार पाओगे, जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है टामिया को। और टामिया इसके दरवाजे के सामने जो ड्रैगन होता है उसे फाड़ के रख देता है, यानी कि लकड़ी का ड्रैगन बनाया होता है इसने अपने दरवाजे के सामने, उसे ये फाड़ के रख देता है, जिसकी वजह से तात्सुमी इसका दुश्मन बन चुका होता है और वो इसके पीछे होता है। इसके बाद यामाडा आशाएमोन बोलता है तुम बहुत गुस्सेल हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। और टामिया बोलता है कि हाँ, इसी की वजह से उनका पूरा क्लान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार मेरे को माफी मिल जाए तो मैं उसका पूरा महल तबाह कर दूंगा, उसके महल के मैं 2 टुकड़े कर दूंगा। और इसके बाद वो आशाएमोन बोलता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम काफी अजीब हो। इसके बाद टामिया बोलता है तुम लोग जो काम करते हो उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्रिमिनल को मारने के बाद तुम्हें जो खाना मिलता है क्या वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और इसके बाद ये बंदा बोलता है मेरा नाम यामाडा आशाएमोन फुची है। यामाडा क्लान सिर्फ क्रिमिनल को नहीं मारता, वो साथ में तलवार को टेस्ट करता है और मेडिसिन भी बनाता है। तुम लोग जो काम करते हो उससे कहीं बेहतरीन काम हम करते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हम रिसर्च करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। इसके बाद ये अचानक से अपनी तलवार निकालता है और हम दिखते हैं टामिया का फेस फट जाता है, लेकिन पता लगता है कि टामिया को सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा होता है, टामिया को सिर्फ ये डराने की कोशिश कर रहा होता है। और फुच्ची बोलता है कि तुम हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। इसके बाद टामिया उस तलवार की मदद से अपनी रस्सी को काट देता है और बोलता है जो भी हो, और वो आगे बढ़ने लगता है। फुच्ची उसका पीछा करता है और बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद टामिया बोलता है सबसे पहले मैं अपने सारे कॉम्पिटिटर को मार दूंगा और उसके बाद मैं अमृत की तलाश करूंगा। मुझे लगा था कि मैं दुनिया में कभी डुएल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे मजा आने वाला है। इसके बाद फुच्ची सोचने लगता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कीड़ों से जहर को निकालना हो। जितना ही हम ज्यादा इंतजार करेंगे हमें उतना ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला कीड़ा मिलेगा, लेकिन क्या इसका अंत भला होगा पता नहीं। अगर शोगुनेट को लगता है कि ये काम नहीं कर रहा तो वो और भी ज्यादा जहरीले कीड़े भेजेंगे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। दोस्तों यहाँ पे जहरीले कीड़े का मतलब है क्रिमिनल्स। इसके बाद टामिया और फुच्ची उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्होंने एक बड़े क्रिएचर को देखा होता है पिछले एपिसोड में। इसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये तो एक मछली की तरह दिख रहा है, इसके हाथों में प्रार्थना करने वाली मालियां भी है, ये कोई मॉन्स्टर है क्या। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जो आइलैंड है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये क्रिएचर चिल्लाता है और अपने हाथों को लंबा करके गाबीमारू के ऊपर एक मुक्का मारता है, जिससे गाबीमारू डॉज करता है और इसके मुंह के ऊपर लात मार के इसका मुंह फोड़ देता है। लेकिन ये क्रिएचर अपने हाथों से गाबीमारू को पकड़ता है और नीचे पटक देता है। सागरी बोलती है क्या तुम ठीक हो, और ये सागरी के पास जाता है और बोलता है मैंने कहा दूर रहो यहाँ से, और सागरी थोड़ा सा पीछे हट जाती है। इसके बाद गाबीमारू सोचता है लगता है ये जिंदा है, और इसे शिनोबी रूल नंबर 5 याद आता है, जहाँ पे कहा गया होता है अगर तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं पता तो उससे फाइट मत करो। इसके बाद गाबीमारू सागरी की तरफ देखता है और सोचता है क्या हमें भाग जाना चाहिए, क्या सिर्फ मुझे भागना चाहिए या फिर मुझे इसको भी अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रिएचर इससे अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसका खून भी बाहर आ जाता है। वो अपनी टेंटिकल की मदद से गाबीमारू को नीचे जोरों से पटक देता है। सागरी बोलते है गाबीमारू क्या तुम ठीक हो, और गाबीमारू बोलता है ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके हाथों में खून देखने के बाद सागरी बोलती है क्या तुम्हें भी चोट लग सकती है, और इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनको चारों तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएचर ने घेर लिया होता है। इसके बाद सागरी सोचती है ये सब क्या है, ये सब स्माइल कर रहे हैं, क्या ये सच में हो रहा है, नहीं मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। इसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि शांत रहो, इनके बारे में मत सोचो, और वो अचानक से अपनी रफ्तार दिखाता है और तेजी से एक बड़े से क्रिएचर के गले के अंदर अपना हाथ गाड़ देता है और उसके ऊपर निन्पो एस्टेटिक ब्लेज का इस्तेमाल करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। गाबीमारू सोच रहा होता है फिलहाल के लिए कुछ भी मत सोचो, अपने आप को बचाने के लिए इन सबको मार दो ताकि मुझे माफी मिल सके और मैं इस दुनिया से बाहर निकल सकूं। इसके बाद ये दूसरे क्रिएचर के ऊपर छलांग लगाता है और उसके ऊपर भी एस्टेटिक ब्लेज का इस्तेमाल करके उसका दिमाग पूरी तरह से जला देता है और उसे फोड़ के रख देता है। इसके बाद गाबीमारू बाकी क्रिएचर के ऊपर भी हमला कर देता है, वो एक का सर उड़ा देता है, दूसरे का हाथ उड़ा देता है और सिर्फ एक बात सोच रहा है कि इन सबको मार दो। ये सब देखने के बाद सागरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये काफी ज्यादा भयानक जॉब है। लेकिन अचानक से कुछ घंटों के अंदर ही माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और वो देखती है एक और मॉन्स्टर को मार दिया होता है गाबीमारू ने।
सागरी सोचने लगती है ये बहुत ही ज्यादा घिनौना नजारा है, क्या मैं स्वर्ग में हूँ या फिर नर्क में हूँ। लेकिन तभी एक बड़ा सा क्रिएचर सागरी के ऊपर अटैक कर देता है। सागरी इसे डॉज कर लेती है, लेकिन जो सेंटीपीड्स होते हैं वो सागरी को पकड़ लेते हैं और ये सब जान जाता है गाबीमारू। गाबीमारू सागरी की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि नहीं, किसी और चीज के ऊपर फोकस मत करो, मेरे सामने जो दुश्मन है मुझे उन्हें खत्म करना है। लेकिन तभी इसको अपनी बीवी की बातें याद आती है जिसने कहा होता है कि तुम्हारे इमोशन तुम्हें ताकतवर बनाते हैं। और अचानक से गाबीमारू आंखें बंद करता है और बोलता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। और वो तेजी से अपने सामने वाले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगता है और उसका एक हाथ काट देता है। लेकिन हम देखते हैं एक्चुअली में गाबीमारू ने सागरी को बचा लिया होता है और गाबीमारू खुद भी हैरान होता है कि ये उसने क्या किया। लेकिन तभी मछली वाला क्रिएचर इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक और यामाडा शेमोन आ जाता है और उस क्रिएचर को मार देता है। यहाँ पे यूजुरिया नाम की एक लड़की आ जाती है और बोलती है तुमने तो कमाल कर दिया होलो, तुमने इन सबको अकेले मार दिया, तुम सच में कुछ अलग ही चीज हो। मेरा नाम यूजुरिया है, मैं भी तुम्हारी तरह एक निंजा हूँ। इसके बाद गाबीमारू बोलता है तुम अपने आप को क्या सोचती हो। लेकिन तभी इसे अपनी बीवी की बातें याद आती है जिसने कहा होता है कि अगर तुम्हारी कोई मदद करता है तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। गाबीमारू अपना सर झुकाता है और इनका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, हम तो दुश्मन हैं, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये लड़की यानी कि यूजुरा बोलती है कि अभी मॉन्स्टर जा चुके हैं, तुम इतना भी ज्यादा रूड मत बनो, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, तुम्हारा इतना खून निकल गया लेकिन उसके बावजूद तुम अभी भी खड़े हुए हो और साथ में तुमने इसकी जान भी बचाई। और इसके बाद ये गाबीमारू को छूने लगती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, ये जगह बहुत भयानक है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन तुम मेरी जान बचा लो। लेकिन तभी गाबीमारू इसका हाथ पकड़ता है और इसे नीचे दबोच लेता है और बोलता है कि ये जो तुम सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ये तो मैं 6वीं क्लास में ही सीख चुका हूँ। इसके बाद यूजुरिया बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि 3 से 5 बेहतर होते हैं। तभी सागरी बोलती है कि तुम्हारे साथ 2 अशेमोन क्यों हैं। इसके बाद ये बंदा बोलता है मेरा नाम यामाडा अशेमोन गेंजी है, मैं मोरोमाकिया का अशेमोन हुआ करता था, लेकिन इस लड़की ने उसे बेवकूफ बनाया और उसे खत्म कर दिया। मैं समझ गया कि इस लड़की को एक अशेमोन संभाल नहीं सकता, इसलिए मैंने इसका साथ दिया। और इसके बाद गाबीमारू और सागरी को समझ में आ जाता है कि इसको इस लड़की ने सेड्यूस किया है और इसको बेवकूफ बनाया है। और ये भी बात भी पता चल जाती है कि गेंजी एक्चुअली में लड़कियों के लिए थोड़ा सा उतावला है, वो लड़कियों के सामने कमजोर है। इसके बाद दूसरा अशेमोन बोलता है मैं हूँ इसका यामाडा अशेमोन सेंटा। लेकिन तभी बीच में यूजुरिया आ जाती है और बोलती है तुम्हें पता है हम बीच में कुछ मॉन्स्टर से और कुछ कीड़ों से भी टकरा गए थे, हमें पता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। मैं मानती हूँ कि अमृत को ढूंढना जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंधों की तरह उन्हें ढूंढने की कोशिश करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तब गाबीमारू बोलता है कि तुमने कहा था मैं निराशाजनक हूँ, और ये बोलती कि मैंने कहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और इसके बाद सागरी बोलता है अगर तुम दोनों इसके लिए तैयार हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी यूजुरिया गाबीमारू को गले लगा के बोलती है आई लव यू गाबीमारू, और गाबीमारू इसे फिर से दबोच लेता है और बोलता है कि मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कभी भी एक निंजा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और यूजुरिया बोलती है भरोसा, हम बच्चे थोड़ी ना है। और इसके बाद यूजुरिया अपने पैरों की मदद से गाबीमारू को नीचे गिरा कर अपने पास लाके बोलती है कि हम कभी भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अगर हम अभी ढूंढ भी ले तो भी हम दोनों में से किसी एक को माफी मिल सकती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे का फायदा उठाना चाहिए। क्या हो गया, क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरते हो, तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। इसके बाद गाबीमारू अपने आप को छुड़ा के इससे दूर जाता है और यूजुरा बोलते कि प्लीज गाबी मेरी मदद करो, एक कमजोर लड़की की मदद करो। और गाबीमारू बोलता है कि ये सब बेकार है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद यूजुरिया बोलती है तुम मुझे अपनी ताकत दो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। तुम्हें लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, लेकिन असलियत में ये कीड़े बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंसानी चेहरा वाला जो बटरफ्लाई है ये हमेशा मॉन्स्टर के साथ घूमती रहती है, लेकिन असल में इसका छत्ता कहाँ पे है किसी को भी नहीं पता। और इसके स्केल्स यानी कि जो पंख हैं उसमें कुछ जहर लगे होते हैं जिसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गाबीमारू बोलता है तुम्हें कैसे पता, और ये बोलती कि मैंने मोरोमाकिया के ऊपर टेस्ट किया, मैंने बातचीत से उसे फंसा लिया और उसके बाद मैंने ये सब उसके ऊपर टेस्ट किया। ये जो सेंटीपीड्स है ये दिखने में खतरनाक है, लेकिन तुम इसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ मरे हुए का मांस खाते हैं। गाबीमारू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, और ये बोलता है कि मैंने मोरोमाकिया के ऊपर इसको भी टेस्ट किया था। एक और कीड़ा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसको भी मैंने मोरोमाकिया के ऊपर टेस्ट किया था। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद यूजुरिया बोलती है मैंने मरने की एक्टिंग की और जब उसे भरोसा हो गया तब मैंने उसे मार दिया। इसके बाद सेंटा बोलता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे उन्होंने कुछ पहन रखा था जो कि बुद्ध धर्म और टोश धर्म से आते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म और टोश धर्म दोनों अलग होते हैं, ये दोनों अजीब तरह से मिले हुए हैं। मैंने बुद्धा का स्टैचू भी देखा जो काफी अजीब तरह से बना हुआ था, मुझे नहीं लगता कि ये जगह कोई स्वर्ग है। और सागरी बोलती है
बोलती है मुझे भी यही लगता है, ये क्रिएचर काफी ज्यादा अद्भुत है, लेकिन जब इन क्रिएचर को मैं काटती हूँ तब मुझे महसूस होता है कि ये सब जिंदा है। और इसके बाद यूजुरिया बोलती है मैंने कहा था ना, हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, मुझे जो कुछ भी पता है मैं वो सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद गावीमारू बोलता है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो। इसके बाद यूजुरिया बोलती है मेरी एक छोटी बहन है जिसे एक अनजान बीमारी हो गई है और उसके मेडिसिन के खर्चे के लिए मैं कसुमुदाने की काई निंजा बन गई। और इसके बाद गावीमारू बोलता है कि काई निंजा वहां से नहीं होते, काई निंजा मिजोरोदानी से होते हैं। इसके बाद यूजुरिया बोलती कि हाँ वही जगह, वहाँ का जो चीफ था उसने मुझे एक काम दिया था जिसे मैं नहीं कर पाई और उसके बाद वो सब मेरे दुश्मन बन गए। और इसके बाद गावीमारू बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। और इसके बाद ये बोलती कि अच्छा तो तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया, वैसे सच बताऊं तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है जिंदा रहने के लिए तुम्हारी तरह, लेकिन मैं क्यों मरना चाहूंगी, इतनी कम उम्र में कौन मरेगा। ये बातें वैसे भी असाइमन को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो तो अपने शोगुन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना एक सवाल किए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। इसके बाद गावीमारू बोलता है तुमने मोरोमाकिया के साथ क्या किया। और इसके बाद अचानक से इसकी आंखें भयानक बन जाती है, ये बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, वैसे तुम्हें लोगों की बहुत परवाह है, इस तरह से तो तुम जल्दी से मारे जाओगे। और हम देखते हैं मोरोमाकिया फूल बन चुका होता है, यानी कि इसने एक्सपेरिमेंट कर दिया होता है मोरोमाकिया के साथ। इसके बाद गावीमारू बोलता है ठीक है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लगता है हमें मिलकर काम करना होगा। इसके बाद यूजुरिया इसे गले लगा लेती है और बोलती है गावी तुम बेस्ट हो। और तभी गावीमारू इसे नीचे दबोच लेता है और ये बोलती है कि मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और गावीमारू बोलता है कि मेरे पास एक वाइफ है। इसके बाद सेंटा बोलता है कि अब हमें जो पता है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन तभी यूजुरिया बोलती कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं तो हमें इन्हें और कुछ नहीं बता सकते। लेकिन तभी गावीमारू सवाल करने लगता है और यूजुरिया बोलती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं सागरी को, जो सोच रही होती कि जब से मैं इस आइलैंड में आई हूँ तब से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ गई, सिचुएशन को मैं संभाल नहीं पाई, इतना स्किल होने का क्या फायदा, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। तभी इसको सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और ये अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम टोमा नाम के एक और असाइमन को देखते हैं जो लड़का है या फिर लड़की है, थोड़ा सा शक है लेकिन मुझे लड़की लगती है। और ये अभी नई असाइनमेंट बनने वाली होती है, इसको किसी बंदे को मारना होगा। और तभी ये एक रिक्वेस्ट करती है और एक बंदे के पास जाती है जो कोई और नहीं बैंडिट किंग चोबे होता है। और पता लगता है कि बैंडिट किंग चोबे इसका बड़ा भाई है। चोबे बोलता है भाई तुम्हें काफी ज्यादा देरी हो गई और इसीलिए मुझे थोड़ा सा शक है ये लड़का है या फिर लड़की है। और इसके बाद ये भाई और बहन या फिर भाई भाई प्लान बनाते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को आजाद कर सकते हैं और ये हेल्स पैराडाइज का रास्ता चूज करते हैं। इसके बाद हम पैराडाइज का सीन देखते हैं जहाँ पे चोबे काफी ज्यादा हैरान होता है। टोमा सोच रहा होता है कि मेरे भाई की ताकत है कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ जाता है, लेकिन कभी कभार सिचुएशन को समझने में थोड़ी देरी भी हो जाती है। हम देखते हैं इनके सामने कुछ मॉन्स्टर होते हैं और चोबे बोलता है कि ये सब तो जिंदा है, यानी कि इन सबको मारा भी जा सकता है और एक मॉन्स्टर का गला काट देता है। इसके बाद टोमा खुश हो जाता है और सोचने लगता है मेरे भाई की यही ताकत है, वो हमेशा सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लेता है, वो बचपन से ऐसा ही है। जब मेरे पापा के ऊपर उनके मास्टर के द्वारा अत्याचार हुआ तब भी वो समझ गया था, जब मेरी माँ गरीबी की वजह से मर गई थी तब भी वो समझ गया था, और जब मेरे पापा को फांसी दे दी गई क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर को मार दिया था तब भी वो सिचुएशन को समझ गया था, और जब हम दोनों के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया तब भी वो सिचुएशन को समझ गया। धीरे धीरे वो उन गुंडों को कंट्रोल करने लगा और उनका बॉस बन गया और बन गया बैंडिट किंग चोबे। इसके बाद चोबे के ऊपर अटैक हो जाता है और चोबे बोलता है टोमा तुम यहाँ से चली जाओ और बाद में मुझे बचाने के लिए वापस आ जाना, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और टोमा ऐसा ही करती है और टोमा सोचने लगती है कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ पे कमजोर के ऊपर ताकतवर अत्याचार करता है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है वही जिंदा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं चोबे एक और मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन इसका हथियार बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इसे दिक्कत हो रही होती है और ये बोलता है कि हमें इन मॉन्स्टर के थ्रू से भागना होगा टोमा, और ये दोनों भागने लगते हैं मॉन्स्टर के बीच से। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर टोमा का बाल पकड़ लेता है, लेकिन चोबे यहाँ पे नहीं रखता, वो आगे भाग जाता है और टोमा सोचने लगता है जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदल सकता वो बेकार है और स्माइल करने लगता है। और इसके बाद ये अपनी तलवार निकाल के उस मॉन्स्टर की उंगलियां काट देता है और बोलता है मेरे बाल छोड़ो बेवकूफ कहीं के। लेकिन तभी चोबे एक बड़ा हथियार का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और बोलता है लगता है इनके हथियार इनके खिलाफ काफी अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम्हारी वजह से मुझे नया हथियार मिल गया। लेकिन तभी अचानक से चोबे के ऊपर अटैक हो जाता है, चोबे नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका होता है जो बोलता है मर्डर करना पाप है। इसके बाद दूसरा एक मॉन्स्टर आता है जो बोलता है कि कीड़ों की भी जिंदगी होती है, और वो फिश वाला मॉन्स्टर बोलता है कि मछलियों की भी जिंदगी होती है। और इसके बाद चोबे बोलता है कि ये सब बात कर सकते हैं, और तब टोमा बोलता है कि
भाई ये सच में शैतान है, हम किसी स्वर्ग में नहीं है, हम नर्क में हैं, जहाँ पे गुनहगारों को सजा मिलती है। इसके बाद चौबे को याद आता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, इसलिए हर कोई इसे मारना चाहता है। और इसके बाद चौबे बोलता है कि ये पाप गुनाह ये सब सुन के मेरा दिमाग पक चुका है, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो अपनी कुल्हाड़ी से एक मॉन्स्टर को बीच से ही फाड़ के रख देता है। इसके बाद ये दूसरे मॉन्स्टर का पेट फाड़ देता है और बोलता है तुम सब धर्म के स्लेव हो, तुम्हारी खुद की कोई मर्जी नहीं है, तुम सब कठपुतली हो। और वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। आगे चौबे बोलता है तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, मैं अपनी मन का मालिक हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपना खुद का भगवान हूं। और वो सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उनके ऊपर खड़ा हो चुका होता है। इसके बाद टोमा सोचने लगता है मेरे भाई का ताकत हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलते रहता है। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे ये रो रहा होता है माँ बाप के नाम से और बोलता है कि मुझे उस महल में जाना है। इसके बाद चौबे बोलता है कि मैं मानता हूं कि हम समुराई के बेटे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लुटेरे हैं, हम वहां पे नहीं जा सकते। टोमा रोना बंद कर दो, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या सही है या फिर क्या गलत है तो तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, मैं हमेशा सही होता हूँ। इसके बाद टोमा बोलता है यहाँ पे अगर मॉन्स्टर है तो जरूर यहाँ पे अमृत भी होगा। और चौबे बोलता है मैंने सोच लिया है, मैं सारे मॉन्स्टर और क्रिमिनल को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम अमृत की तलाश करेंगे और अमृत मिलने के बाद हम दोनों उसे पी लेंगे ताकि हम अमर हो जाए और मौत भी हमें ना सिखा पाए कि हमें कैसी लाइफ चाहिए, हमें कैसे जीना है। और इसके बाद टोमा भी स्माइल करने लगता है। इसके बाद टोमा बोलता है क्या सब कुछ सही जाएगा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हम आगे जाके किसी से मिलते हैं तो वो भी हमारी तरह सर्वाइवर होगा, इस जगह में बहुत ज़्यादा खतरा है, जो कमज़ोर होंगे वो सब मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और सर्वाइवर भी जिंदा होते हैं और टामिया और फूशी भी जिंदा होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो और कमेंट करके बता दो टोमा तुम्हें क्या लगता है, लड़का है या फिर लड़की है। और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छा कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना।